ओके, लेट मी टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। कैसे लगेगा आपको अगर आप एक ऐसी दुनिया में जाए जहाँ पर हर एक चीज एडवांस है, कई गुना ज्यादा एडवांस। डियर व्यूअर्स, आई रिप्रेजेंट यू टुमारोलैंड, अ वर्ल्ड ऑफ अमेजिंग फ्यूचर। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, नहीं तो डिसलाइक ही सही, इससे वीडियो की रीच बढ़ने में हेल्प होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत सीधा होती है एक ओल्ड मैन से, जो कि अपनी वीडियो बना के सबको बता रहा होता है अपनी जर्नी के बारे में कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचा, जिसमें एक लड़की उसे बार बार तंग कर रही होती है कि उसे वॉर और एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में नहीं बताना चाहिए। जिस पर ये उससे पूछता है कि तो फिर वो कहाँ से शुरुआत करे, और वो लड़की कहती है अपने बचपन से। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है ऑलमोस्ट 60-70 साल पीछे, और हमें ईयर दिखाया जाता है 1964, जहाँ पर वर्ल्ड फेयर लगा होता है। ये एक ऐसा मेला होता है जहाँ पर साइंटिस्ट अपने आविष्कारों को दिखाते हैं, और इसी मेले में जाता है फ्रैंक नाम का एक बच्चा अपने आविष्कार के साथ, और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है कि वो इंसानों को उड़ा सकता है। और इसका आविष्कार होता है एक जेट पैक, जिसे देखकर ये पर्सन काफी सरप्राइज होता है कि इस बच्चे ने इसे बनाया कैसे होगा। और फ्रैंक के इस इन्वेंशन को देखकर अट्रैक्ट होती है एक यंग लेडी, और इसका नाम होता है अथीना, जो कि फ्रैंक से पूछती है उसके इन्वेंशन के बारे में, और पूछती है कि क्या सच में उसी ने इसे बनाया है। जिस पर फ्रैंक कहता है यस, और अथीना पूछती है किस लिए। जिस पर फ्रैंक रिप्लाई करता है कि वो किसी और का इंतजार नहीं कर सकता कि कोई और उसके लिए ये बनाए। और इस बात से अथीना काफी इम्प्रेस होती है। जिस पर ये इन्वेस्टर पूछता है कि क्या उसका ये इन्वेंशन काम करता है, और ये दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बना सकती है। जिस पर फ्रैंक कहता है कि उसका आविष्कार अभी पूरी तरह से उड़ नहीं सकता, पर क्या ये मनोरंजक नहीं हो सकता कि लोग आसमान में उड़ रहे हैं। जिसे सुनकर ये इन्वेस्टर कुछ खास खुश नहीं होता, और सिंस कि उसका ये इन्वेंशन काम नहीं कर रहा होता, वो इसे रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि जब तुम्हारा इन्वेंशन काम करने लग जाए तो फिर से आ जाना। जिससे फ्रैंक निराश होकर चला जाता है, तो वहीं अथीना इस इन्वेस्टर से कहती है कि उसे उसका आइडिया पसंद आया, जिससे ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और उसके बारे में सोचना बंद कर दो। पर अथीना उसकी बात को इग्नोर करते हुए फ्रैंक के पास जाती है और उसे एक पिन देती है, ये कहते हुए कि वो उसे फॉलो करते हुए उसके साथ चले, बस इतना ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देख न ले। और अथीना बाकी लोगों के साथ एक बोट में बैठ के चली जाती है, और उसे फॉलो करता हुआ फ्रैंक भी उसके पीछे पीछे जाता है। पर जब तक वो वहां तक पहुंचता, तब तक वो नाव निकल चुकी होती है, और दूसरी नाव को आने में अभी काफी टाइम होता है। बट फ्रैंक के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दूसरी नाव का वेट कर सके, इसलिए वो दूसरी ओर जाकर एक चल रही नाव में चढ़ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। और ये नाव कई जगहों से होते हुए गुजरती है, और एक जगह पर उसके पिन को स्कैन करती है एक लेजर लाइट, और ऐसा होते ही उसके नाव को एक दूसरे रूट पर भेज दिया जाता है, एक सीक्रेट रूट, जहाँ पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने उस पिन को पहन रखा हो। और वो नाव फ्रैंक को एक सीक्रेट एलिवेटर की ओर लेकर जाती है, जिसके अंदर फ्रैंक जैसे ही जाता है वो बंद हो जाती है, और इसे एक ऑटोमेटेड वॉइस सेफ्टी गियर पहनने के लिए कहती है, ताकि वो खतरों से बचा रहे इस टेलीपोर्टेशन प्रोसेस में। जी हाँ, एक टेलीपोर्टेशन प्रोसेस एक नई दुनिया में जाने का, जो कि फ्रैंक छोटा होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता, और उस डिवाइस के शुरू होने पर वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। और होश में आने पर जब वो उस डिवाइस से बाहर निकलता है, तो वो एक जहाज को देखता है जिसमें बैठकर जा रही होती है अथीना, और वो फ्रैंक को देखकर बाय करने लगती है, जिससे ये भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ उसकी ओर जाता है, पर ज्यादा दूर नहीं जा पाता, और देखता है कि बड़े बड़े रोबोट्स उस जगह पर शहर का निर्माण कर रहे हैं, जिससे ये लड़खड़ा कर एक दूसरे प्लेटफॉर्म में गिर जाता है अपने जेट पैक डिवाइस के साथ, जिससे एक रोबोट उससे उस डिवाइस को छीन लेता है और उसे ठीक करके फिर से फ्रैंक को वापस कर देता है। और यहाँ पर आते हैं इस जगह के कुछ गार्ड्स, जिनसे बचने के लिए फ्रैंक भागता हुआ उस प्लेटफॉर्म से भी नीचे गिर जाता है। बट इस बारी वो किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकता नहीं, बस गिरता ही जाता है एक एंडलेस डाइव की तरह, जिससे बचने के लिए फ्रैंक अपने उस जेट पैक को पहनने की कोशिश करता है। और यहाँ पर उसे एक खूबसूरत सा दृश्य दिखाई देता है टुमारोलैंड शहर का, और उसके नीचे होता है जमीन, जिससे ये उस जेट पैक को जल्दी से पहनने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को बचा सके गिरने से, और उड़ते हुए इस जगह पर घूमने लगता है, यहाँ पर एंजॉय करने लगता है अपने उस इन्वेंशन की वजह से। और एक जगह पर अथीना को देखकर वहाँ पर उतर जाता है, और इस इन्वेस्टर को कहता है कि कहा था ना उसका ये इन्वेंशन उड़ेगा। और फ्रैंक को यहाँ पर देख अथीना काफी खुश होती है और उसे इस जगह के बारे में बताने लगती है। और फिर ये ओल्ड मैन कहता है कि इसके बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। आउच। जिसकी कहानी यहाँ से सुनाने लगती है ये लेडी, ये कहते हुए कि तुम्हें कहानी सुनानी नहीं आती। और इस लेडी का नाम होता है केसी न्यूटन,
और ये भी अपनी कहानी अपने बचपन से सुनाने लगती है, जिसे वो ओल्ड मैन कहता है कि सबको बोर करना बंद करो, जिसे ये फास्ट फॉरवर्ड करते हुए अपनी कहानी को लेके जाती है अपने अडल्टहुड में, जहाँ पर ये डाका डालती है नासा के रॉकेट लॉन्चिंग वाली जगह पर और वहाँ की मशीन्स को डैमेज कर देती है फॉर सम रीजन, जो कि हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए उसे ऐसा करते हुए देखती है अथीना, जिसे क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वो अभी भी इतनी छोटी कैसे है, और इसका रीजन होता है क्योंकि वो एक रोबोट है जो कि केसी का उसके घर तक पीछा करती है और उसके बाल से डीएनए को कॉपी करती है एक पिन में, जैसा कि उसने फ्रैंक को दिया था। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर कॉलेज के लिए निकल रही होती है केसी और उसके डैड को यहाँ पर कॉल आती है उसके काम से, जो कि इसे बताते हैं कि किसी ने तीनों क्रेन्स को डैमेज कर दिया, जिसे सुनकर केसी बनावटी सरप्राइज होती है कि ऐसा किसने किया होगा, जिससे उसका डैड उसे कहता है कि कोई फायदा नहीं होगा केसी, वो लोग उस जगह को गिरा कर रहेंगे, फिर चाहे वो मुझे नौकरी से ही क्यों न निकाल दें। दरअसल वो जगह होती है एक स्पेस स्टेशन, जहाँ पर आउटर वर्ल्ड को ऑब्जर्व किया जाता है और केसी नहीं चाहती कि वो लोग उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि इसे आउटर वर्ल्ड से प्यार होता है। और उस जगह को डिस्ट्रॉय करने का रीजन हमें पता चलता है इसके कॉलेज जाने पर, जहाँ पर सभी प्रोफेसर मास डिस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड वॉर के बारे में बता रहे होते हैं कि आने वाले टाइम में उसका होना तय है। और केसी ऑलमोस्ट हर क्लास में अपना हाथ ऊपर किए होती है उन प्रोफेसर से पूछने के लिए कि वो उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं या फिर वो उसे कैसे रोक सकते हैं, जिसे कोई भी प्रोफेसर आंसर नहीं करता, जिससे इस रात भी केसी उस जगह पर जाके उन क्रेन्स को डैमेज करने की कोशिश करती है, जिसे इस बार ही पकड़ लिया जाता है। और थाने में जब इसकी बेल होती है तो इसके सामानों में उसे मिलता है वही पिन, जिससे ये पुलिस ऑफिसर को कहती है कि वो पिन उसका नहीं है, और जैसे ही उस पिन को हाथ लगाती है ये 1 सेकंड के लिए कहीं और होती है, जिसे सरप्राइज होते हुए ये उस पिन को छोड़ देती है, जिससे इस पर्सन को लगता है कि पक्का इसने नशा किया होगा। और केसी जब उस पिन को फिर से टच करती है तो वो फिर से अपने आप को खेत के बीचों बीच पाती है और इसे दिखाई देता है टुमारो लैंड शहर, जिसकी ओर पड़ने पर ये रियल वर्ल्ड में टकराती है एक दीवार से और इस पर्सन से पूछती है कि क्या वो यहीं पर थी इस पूरे टाइम। और उसकी इन हरकतों को देखता है उसका डैड, जो कि उसे कार में घर ले जाने लगता है और उस पर काफी गुस्सा करता है इन सब के लिए। तो वहीं एक्साइटेड होकर केसी उस पिन के बारे में अपने डैड को बताने लगती है कि उसने कोई नशा नहीं किया और उस पिन को छूने पर उसे पता चल जाएगा कि वो उसे क्या बताना चाहती है, जिससे ये कार को साइड में रोककर उस पिन को टच करता है, पर वो पिन उसे टुमारो लैंड लेकर नहीं जाती। पर जैसे ही केसी उस पिन को फिर से टच करती है वो एक बार फिर से वही सब कुछ देखती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे उसका डैड उस पिन को छीनकर अपने पास रख लेता है, जिसे पाने के लिए केसी रात को उसके रूम में जाती है और उस पिन को छूते ही वो फिर से वही सब कुछ देखती है और उस शहर की ओर बढ़ते हुए वो कई जगह पर टकराती है, क्योंकि उसकी रियल बॉडी होती है उसके घर में, जिससे केसी रात को ही एक खुले मैदान की ओर जाती है ताकि सीधा वो उस जगह की ओर बढ़ सके, उस विशाल हाईली डेवलप्ड शहर की ओर। और यहाँ पर जाते ही वो अमेज हो जाती है इतना आधुनिक शहर देखकर, और जितना हो सके वो उस जगह पर घूमने लगती है सब कुछ देखते हुए, और एक बिना पटरी वाली ट्रेन में भी चढ़ती है जो कि उसे अलग अलग जगहों से होते हुए एक स्पेस स्टेशन की ओर लेकर जाती है, जहाँ पर ये रॉकेट्स को लॉन्च होते हुए देखती है और कुछ एस्ट्रोनॉट्स इसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक सीट बचा रखी है। पर तब तक उस पिन की पावर खत्म होने लगती है और केसी वापस रहती है अपने रियल वर्ल्ड में, जो कि चलते चलते एक तालाब में जा चुकी होती है और उस पिन को ठोकने लगती है ताकि वो फिर से काम करना शुरू कर दे, जो कि वो नहीं करता, जिससे ये घर आकर अपने भाई को उठाने लगती है ताकि उसके जरिए वो अपने डैड के कंप्यूटर को एक्सेस कर सके उस पिन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। और ये एक साइट पर उस पिन के बारे में सर्च करने लगते हैं, जो कि होता है एक रेयर कलेक्टेबल पिन, जिससे केसी उसे बेचने वाले का नंबर मांगती है, जो कि वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ उनका एक एड्रेस होता है, जहाँ पर जाने से पहले केसी अपने भाई को झूठ बोलने के लिए कहती है कि अगर उसका डैड उसके बारे में कुछ भी पूछे तो कहना मैं कैंपिंग पर गई हूँ और तुमने मुझे देर रात जाते हुए देखा था। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर केसी एक बस में बैठकर उस जगह की ओर जा रही होती है। तो वहीं अथीना जाती है केसी के घर में उसके बारे में पूछते हुए, और जैसा कि केसी ने अपने भाई को कहने के लिए कहा होता है, नीथन अथीना को भी सेम ही बात कॉपी पेस्ट करते हुए चिपका देता है कि वो कैंपिंग पर गई है अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसे अथीना इजिली पकड़ लेती है और उसे सच बोलने के लिए कहती है, जिससे सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक शॉप की तरफ, जहाँ पर केसी उस पिन के बारे में कुछ लोगों से पूछ रही होती है, जो कि स्टार्टिंग में उसे मना कर देते हैं कुछ भी बताने के लिए, पर एक शर्त रखते हैं कि अगर वो भी ये बताए कि उसे ये पिन किसने दिया
तो वो उसे सब कुछ बता सकते हैं, जिस पर ये दोनों रेडी हो जाते हैं और ये केसी को फ्यूचर के बारे में बताने लगते हैं कि वो पिन एक रास्ता है टुमारोलैंड शहर तक जाने का, एक ऐसी जगह जहाँ पर सब कुछ है, जिसे बनाया है दुनिया के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने मिलकर, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई नहीं जानता और सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनको वो चुनते हैं और वो पिन देते हैं। और फिर ये केसी से पूछते हैं कि उसे ये पिन कौन दिया, जिसे केसी कहती है कि उसे पता नहीं, उसे बस ये मिल गया था। और इस बात से नाराज ये लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं कि अगर उसने उस पर्सन के बारे में नहीं बताया तो वो उसे मार डालेंगे, जिससे केसी बचने के लिए उस शॉप में अलग अलग जगह पर छुपने लगती है। और जब ये पकड़ी जाती है और ये लोग उस पर अटैक करते हैं तो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आती है अथीना और हमें देखने को मिलती है थोड़ी सी फाइट सीन। और अथीना इन लोगों के सर को पकड़कर उखाड़ देती है जो कि होते हैं रोबोट्स, और वहाँ से भागती है किसी सेफ लोकेशन की ओर, क्योंकि वो रोबोट सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाले होते हैं जो कि इनके शॉप से निकलते ही एक्सप्लोड हो जाते हैं। और अथीना केसी को लेकर किसी की कार में वहाँ से भागने लगती है उसे बचाने के लिए, और रास्ते में उसे इन सब के बारे में बताने को ट्राई करती है। और जैसे ही ये बताती है कि वो भी एक रोबोट है, केसी डरते हुए उस कार से निकलकर भागने की कोशिश करती है, जिसके पीछे जब अथीना जाती है तो उसे कोई कार से ठोक देता है। और यहाँ पर अथीना काफी भागम दौड़ करती है केसी को समझाने के लिए कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है, ना कि मारने की, और वो उसकी लास्ट होप है फ्यूचर को सेव करने की, जो कि काफी समझाने के बाद केसी मान ही जाती है। तो वही उस शॉप में जाती है पुलिस उस ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन करने, और यहाँ पर आती है एक सीक्रेट पुलिस फ्रॉम द फ्यूचर, और इन्हें रोकने के लिए वो इन ऑफिसर्स को मारकर खत्म कर देते हैं। तो वही सीन जब शिफ्ट होती है केसी की तरफ तो हम देखते हैं अथीना उसे किसी की एड्रेस की ओर लेकर जा रही होती है, जो कि उन्हें फिर से फ्यूचर में भेज सकता है। पर केसी के बार बार क्वेश्चन पूछते रहने पर अथीना खुद का पावर ऑफ कर देती है, उसे ज्यादा कुछ ना बताने के लिए, जिससे एक जगह पर जाकर केसी अपने डैड को फोन लगाती है और सच बताती है कि वो कैंपिंग पर नहीं गई और ना ही उसने ड्रग्स लिया है या फिर किसी ग्रुप को ज्वाइन किया है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, पर वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। और अगली मॉर्निंग अथीना केसी का भरोसा जीतते हुए कार को खुद ड्राइव करने लगती है ताकि वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और ये जा रहे होते हैं फ्रैंक वॉकर से मिलने, वही छोटा बच्चा जो कि हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था। और अथीना केसी को उसके डेस्टिनेशन में उतारकर वहां से निकल जाती है बिना कुछ और बताए। और केसी एंटर करती है फ्रैंक वॉकर के घर में अपने क्वेश्चंस के साथ, जहां पर एक डॉग उसके पीछे पड़ जाता है उसे उस घर से दूर भगाने। पर केसी यहाँ पर नोटिस करती है कि वो डॉग सिर्फ एक होलोग्राम है, एक हाई टेक होलोग्राम जो कि दिन में भी काफी रियलिस्टिक फील दे रही है। और जब ये फ्रैंक की डोर पर नॉक करती है तो वो उसे जाने के लिए कहता है कि उसे उससे बात नहीं करनी। और जब वो फिर भी नहीं जाती और उस पिन के बारे में बताने लगती है तो फ्रैंक उसे अपनी टेक्नोलॉजी से दूर फेंक देता है और उससे अथीना के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, जो कि उसे उस जगह पर फेंक कर चली गई होती है, जिससे फ्रैंक बताता है कि वो जगह अब पहले जैसी नहीं रही और जो भी चीजें उसने देखी वो सिर्फ एक कमर्शियल है जिसे सदियों पहले रिकॉर्ड किया गया था। और इसे घर जाने के लिए कहती है इन सब को भुलाकर, जो कि केसी नहीं करती क्योंकि उस जगह पर जाना अब उसका सपना होता है, एक ऐसा सपना जो कि किसी जगह पर हकीकत में एग्जिस्ट करती है। इसीलिए ये पूरी रात बारिश में भीगते हुए फ्रैंक का इंतजार करने लगती है कि वो उसकी बात मान ही जाएगा उसे टुमारोलैंड ले जाने के लिए। पर जब फ्रैंक तब भी अपना डोर ओपन नहीं करता तो केसी उस घर का चक्कर लगाने लगती है अंदर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए और देखती है कि फ्रैंक ने अपने घर के आसपास काफी सारे एंटीनास लगा रखे हैं आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए। और ये देखकर तो केसी डेफिनेटली उस घर के अंदर जाने का मन बनाने लगती है और उसके लिए उसे फ्रैंक को घर से बाहर निकालना होगा। और ऐसा करने के लिए वो एक एक्सकेवेटर में आग लगा देती है और उसे ऑन करके सीधा उस घर की ओर छोड़ देती है, जिसे रोकने के लिए फ्रैंक एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बाहर आता है और उसकी ऐसा करते ही उस घर में घुस जाती है केसी और अंदर जाके ये बहुत सारे आविष्कारों को देखती है जिसे फ्रैंक ने बनाया होता है। और एक रूम में वो बहुत सारे मॉनिटर्स को भी देखती है जिसमें दुनिया का अंत दिखाया जा रहा होता है अलग अलग तरीकों से। एक तरह से ये सारी घटना फ्यूचर में होने वाली होती है एग्जैक्टली 60 दिन के बाद। और किसी सीक्रेट रास्ते से जब फ्रैंक उस घर के अंदर जाता है तो वो इस पर थोड़ा बहुत गुस्सा करता है इन सब के लिए, जिससे ये भी उस पर नाराज होती है कि अगर फ्यूचर में ऐसा होने वाला है तो उसे पूरा जानने का अधिकार है कि ये कैसे होगा और क्या वो उसे रोक सकते हैं। जिस पर फ्रैंक कहता है कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारे मरने का एग्जैक्ट दिन बताऊं तो क्या तुम जानना चाहोगे, जिस पर केसी बहस करने लगती है कि उसे कैसे पता कि वो कब मरेगी। जिस पर फ्रैंक कहता है कि बस इमेजिन करो कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम कब मरोगे तो तुम क्या जानना चाहोगे। जिस पर केसी कहती है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर वो पता कर ले कि वो कैसे मरने वाली है तो वो हो सकता है उस हादसे को होने से पहले ही रोक दे। और इसके इस बात पर फ्रैंक नोटिस करता है उस फ्यूचर को चेंज होता हुआ देखकर और साथ ही फ्यूचर के खत्म होने की प्रोबेबिलिटी 100% से घटकर 99% हो जाती है,
जिसे देखकर फ्रैंक काफी सरप्राइज होता है और उसे एक उम्मीद नजर आती है केसी में कि वो दुनिया को तबाह होने से रोक सकती है। और अभी के लिए यहाँ पर आते हैं फ्यूचर के रोबोट्स इन दोनों को मारने के लिए, स्पेशली फ्रैंक को रोकने के लिए, ताकि वो टुमारो लैंड में फिर से ना जा सके, जो कि उसे रोकने के लिए सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और इनसे बचने के लिए फ्रैंक यूज करता है अपने सीक्रेट एस्केप पॉड को, जो कि इन्हें घर से निकालकर पास के एक तालाब में लैंड करवाती है। और इन्हें लेने के लिए यहाँ पर आती है एथीना, जिसे फ्रैंक देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और इसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए एथीना इन दोनों को किसी जगह की ओर लेकर जाती है और पूरे रास्ते भर ये दोनों बस एक दूसरे से चिड़चिड़ों की तरह लड़ रहे होते हैं अलग अलग टॉपिक को लेकर, जिससे तंग आकर केसी एथीना से पूछती है कि आखिर उन दोनों के बीच में हुआ क्या, जिसका जवाब देते देते फ्रैंक बीच में ही रुक जाता है और इसका रीजन होता है फ्रैंक का भोलापन। दरअसल फ्रैंक जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो एथीना को पसंद करने लगता है, क्योंकि वो पहली ऐसी लड़की होती है जिसने उस पर भरोसा किया होता है, उसके टैलेंट पर यकीन किया होता है। बट जब फ्रैंक को रियलाइज होता है कि एथीना सिर्फ एक रोबोट है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम, तो इसका दिल टूट जाता है और इसीलिए वो उससे नाराज होता है कि एथीना ने उससे कभी भी सच नहीं बताया। और एथीना ने ऐसा किस लिए किया होता है ये हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए ये एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस में बैठ कर जाते हैं पेरिस एडिशन ट्यूब को वहाँ से लाने, ताकि उसके जरिए ये टुमारो लैंड में जा सके। और वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस इन्हें पहुंचाती है आईफेल टावर के अंदर, जहां पर फ्रैंक केसी को उस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है कि कैसे 4 जीनियस ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना बनाया ताकि वो हर तरह के फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर सके। और वो एंटीना होता है आईफेल टावर, जिससे एथीना उसे मेन टॉपिक पर फोकस करने के लिए कहती है ताकि उनका टाइम ज्यादा वेस्ट न हो। और फ्रैंक एडिसन ट्यूब का इस्तेमाल करता है, जो कि होता है एक म्यूजिक डिवाइस, और म्यूजिक की वो धुन ओपन करती है उस जगह के सीक्रेट रास्ते को, जो कि एक इमरजेंसी स्पेसशिप होती है टुमारो लैंड में जाने के लिए। और इन सब को रोकने के लिए यहाँ पर आते हैं वही सारे रोबोट्स, जो कि इनके स्पेसशिप को कुछ खास डैमेज नहीं कर पाते। और वो स्पेसशिप असल में होती है एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस, जो कि इन्हें टुमारो लैंड तक लेके जाती है, जो कि ऑलमोस्ट क्रैश होते होते इन सब को सेफली किसी तरीके से लैंड करती है टुमारो लैंड नाम की इस जगह पर, जो कि पूरी तरह से अब खंडर बन गया होता है। आखिर हुआ क्या होगा यहाँ पर, और क्या चीज ठीक करने के लिए केसी को यहाँ पर लाया गया होता है, और इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। अभी के लिए यहाँ पर आता है डेविड निक्स नाम का एक पर्सन, और ये वही इन्वेस्टर होता है जो कि हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था। और ये वैसा ही इसलिए होता है क्योंकि इसने सेल एजिंग को रोकने का तरीका ढूंढ लिया होता है। एक तरह से इसे अमर होने का तरीका मान कर चलो कि टुमारो लैंड में कोई भी नेचुरली मर नहीं सकता। और ये इन सबको इस जगह की टूर कराने लगता है, इनको अर्थ पर फिर से भेजने से पहले, क्योंकि फ्रैंक को लगता है कि कैसी उस चीज को फिक्स कर सकती है, जिस पर डेविड कहता है कि हो ही नहीं सकता। बट स्टिल फ्रैंक उसे फोर्स करता है अपनी बात मानने के लिए, और ये केसी को लेकर जाते हैं एक ऐसी डिवाइस में जिसे बनाया होता है फ्रैंक ने, ताकि वो किसी भी टाइम को देख सके। और ये डिवाइस किसी को अमेज कर देती है उसका पास्ट दिखाकर, और इसे बुरी तरह से डरा भी देती है उसका आने वाला फ्यूचर दिखाकर, जहाँ पर हर तरफ मास डिस्ट्रक्शन, एटॉमिक वॉर, क्लाइमेट चेंज से दुनिया पूरी तरह से खत्म हो रही होती है, जिसे देखकर केसी बुरी तरह से डर जाती है कि वो सब आखिर हुआ है क्यों, और वो उसे कैसे रोक पाएगी। जिस पर फ्रैंक कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कैसे शुरू होगा, बट ठीक 59 डेज बाद जैसे ही उसका टाइमर खत्म होगा इस सब की शुरुआत होगी। जिससे केसी डेविड को कहती है कि वो लोगों को क्यों नहीं बचा रहा, वो सबको वार्न कर सकता है आने वाले टाइम के लिए, उन्हें यहाँ पर ला सकता है उन्हें बचाने के लिए, जो कि डेविड करने से मना कर देता है कि वो उसकी दुनिया की प्रॉब्लम है, उसकी नहीं, और अर्थ के खत्म होने पर भी वो जिंदा रहेगा टुमारो लैंड में। जिससे केसी कहती है कि वो ऐसा नहीं होने दे सकती, जिससे सिर्फ एक सेकंड के लिए फ्यूचर फिर से बदलता है, जिसे बदलता हुआ देखते हैं ये सब। और इसी बात को आधार बनाकर फ्रैंक डेविड से कहता है कि वो उसकी बात माने, तो वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे किसी डिवाइस के साथ बेहोश कर देता है और इन सब को लॉक कर देता है किसी जगह पर, जहाँ पर उदास होकर बैठी होती है केसी, और एथीना पर गुस्सा करती है कि उसने उस पिन को किस लिए दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोगों के दिमाग में एक खूबसूरत जगह होने की बात को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती अगर वो जगह एग्जिस्ट नहीं करती। और इस चीज से उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर वो उसे खूबसूरत सपना दिखा सकती है तो वो उसे डरावना फ्यूचर भी दिखा सकती है। और फ्रैंक से पूछती है कि व्हाट इफ वो फ्यूचर दिखाने वाली डिवाइस सिर्फ एक जायंट पिन हो, जो कि उन्हें सिर्फ अर्थ का डिस्ट्रक्शन दिखाने के लिए ये सब दिखा रही हो। और इस सब से ये कंक्लूड करते हैं कि वो ये सब रोक सकते हैं अगर वो उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दें, और ऐसा करने के लिए उन्हें रोकना होगा डेविड को, जो कि उन्हें ये सब दिखा रहा होता है उस डिवाइस के जरिए। पर आखिर क्यों, वो ऐसा कर ही क्यों रहा है? जिसका आंसर देते हुए डेविड कहता है कि वो अर्थ को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। उसे लगा था कि अगर वो सबको दुनिया का एंड दिखा देगा तो लोग डरेंगे इस बात से कि उन्हें सब कुछ खोना पड़ेगा, अपने लव्ड वंस को खोना पड़ेगा, और इस डर से शायद वो अर्थ को बचाने के लिए आगे आएंगे।
बट हुआ इसका ठीक उल्टा। वो सब इस डर का मजाक उड़ाने लगे, टीवी शो बनाकर इसे एंजॉय करने लगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा अर्थ को मरता हुआ देखकर। ग्लेशियर्स पिघल रहे, एनिमल्स मर रहे, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, एक्सटिंक्शन, स्टार्वेशन, ओबेसिटी। क्या इस तरह के लोग डिजर्व करते हैं अर्थ पर रहना? लाइफ का हर सेकंड एक बेटर वर्ल्ड की ओर ले जाने की पूरी कोशिश करता है, पर तुम लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे। और इसमें मॉनिटर की कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ वो दिखा रही है जो कि आने वाले टाइम में सच में होगा। द मेन फॉल्ट इज योर्स, जो कि ये सब होने दोगे। और उन सब को टुमारोलैंड से बाहर किसी आइलैंड में छोड़ने लगता है, पर इससे पहले वो ऐसा कर पाता, फ्रैंक उसके हाथ में लगे डिवाइस से उस बिग मॉनिटर को एक्सेस करता है ताकि उसके जरिए वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। जिससे हमें काफी अच्छी संघर्ष देखने को मिलती है इन सब के बीच, जहाँ पर डेविड और फ्रैंक लड़ रहे होते हैं, तो वहीं एथीना और केसी बाकी सभी रोबोट्स के साथ और एक एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ केसी उस जायंट मॉनिटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाती है, जिसे रोक देता है डेविड। और उस बॉम्ब के एक्सप्लोजन से बचने के लिए ये लोग उसे आइलैंड पर फेंक देते हैं और अंदर आते ही डेविड फ्रैंक को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए एथीना बीच में आती है और फ्रैंक उसे बचाने के लिए कहीं पर लेकर जाने लगता है ताकि उसके डैमेज हुए पार्ट्स को वो रिपेयर करके उसे बचा सके, जो कि ऐसा करने से मना कर देती है एथीना। और वो रीजन बताती है कि उसने किस लिए उसे नहीं बताया कि वो एक रोबोट है। दरअसल अपनी रोबोट होने वाली बात को बताकर एथीना फ्रैंक के फीलिंग्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती थी, इससे उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में असर पड़ सकता था। पर वक्त के साथ उसे ये बात पता चल ही गई और अब ये फ्रैंक से कहती है कि उसे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो बॉम्ब वेस्ट हो गया और कुछ ही टाइम में वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, इसलिए वो खुद को एज अ मीडियम यूज करने लगती है उस जायंट मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फ्रैंक उसकी बात को मानता हुआ ऐसा ही करता है और ये सब खत्म होने के बाद ये सब नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ते हैं बाय रिक्रूटिंग न्यू साइंटिस्ट एंड बाय मेकिंग न्यू पिन्स। और ये कहानी सुना रहे होते हैं न्यू रोबोट्स को, जिनको काम दिया जा रहा होता है ऐसे लोगों को खोजने के लिए जिनमें टैलेंट हो, जिनमें जुनून हो कुछ करने का, स्पेशली उन लोगों को ढूंढने का जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी हो। और इसलिए ये रोबोट्स दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर उन स्पेशल लोगों को चूज करने लगते हैं और मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। और अब बात करें इस मूवी की, तो हमें यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला ये कि हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए एंड नेवर लूज होप। और दूसरी बात ये कि अगर हम अर्थ को बचाना चाहते हैं तो हमें ये अभी से शुरू करना होगा, नहीं तो हमारा भी हाल उसी टाइटैनिक के जहाज की तरह होगा, जिसे संदेश तो मिल गया था कि आगे बर्फ का पहाड़ है, पर फिर भी वो आंख बंद करके सीधा उसी की ओर बढ़ गए मरने के लिए। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। और अगर यहाँ तक सुन ही लिया है तो लाइक और कमेंट जरूर करना, इससे वीडियो की रीच बढ़ने में हेल्प होती है। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।